वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन। और आज हम आपके लिए मुसाफिर कैफ़े नाम की एक वेब सीरीज़ की कहानी और उसका रिव्यू लेकर आए हैं। ये वेब सीरीज़ साल 2026 में रिलीज़ हुई है। इसे 7.8 रेटिंग मिले हैं 10 में से। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये एक किताब पर आधारित है। ये किताब लिखी गई थी दिव्य प्रकाश दुबे के द्वारा साल 2016 में। इस वेब सीरीज़ में हमें मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं वेदिका पिंटो, विक्रांत मैसी और महिमा मकवाना। इससे पहले कि मैं इस वेब सीरीज़ की कहानी शुरू करूं, मैं कहना चाहूँगी कि पर्सनली मैंने इसे देखना बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ऐसा बहुत ही कम बार होता है कि आपको सिनेमा में कुछ अच्छा देखने को मिलता है। इसी के साथ कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी में 3 मेन किरदार हैं, सुधा, चंदर और प्रीति। कहानी की शुरुआत प्रीति से होती है और इस कहानी को हम प्रीति की नज़रों से देखते हैं। प्रीति मसूरी में रहती है और मुसाफिर कैफ़े संभालती है। उसके साथ ही रहता है उसका पार्टनर चंदर। दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन दोनों ही बिना शादी के काफ़ी खुश हैं। हालांकि इस कैफ़े को चंदर ने बनाया है, लेकिन हर कोई जो उस कैफ़े में आता है वो प्रीति का दीवाना है और हर कोई ये मानता है कि उस कैफ़े की जान प्रीति में बसती है। अब कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां हमारी मुलाकात सुधा से होती है। चंदर और सुधा दोनों की ही माएँ चाहती हैं कि वो शादी कर लें। इसी के लिए उन दोनों की एक कैफे में मीटिंग सेट होती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों ही एक अलग तरह की जिंदगी चाहते हैं। जहां सुधा एक बहुत ही एम्बिशियस लड़की है और शादी नहीं करना चाहती, चंदर अपनी माँ के फैसले से पूरी तरह से सहमत है। हालांकि ताज़ा उसका दिल टूटा है, लेकिन वो भी चाहता है कि वो शादी करके सेटल हो जाए। उन दोनों की मुलाकात में हमें एक खास बात देखने को मिलती है। चंदर कैफे में काफ़ी दिलचस्पी रखता है और भविष्य में चलकर अपना खुद का कैफे खड़ा करना चाहता है। वहीं हम देखते हैं कि सुधा अपने करियर से काफ़ी खुश है। भविष्य में वो मुंबई शिफ्ट होकर एक बहुत ही बड़ी सिविल लॉयर बनना चाहती है। क्योंकि उसके पिता नहीं है तो पूरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर है और वो अपनी माँ का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहती है। इस वेब सीरीज़ को इस तरह से बनाया गया है कि कभी कभी हम वर्तमान में तो कभी कभी अतीत में झूलते रहते हैं। जैसे ही कहानी वर्तमान पर आती है, हम देखते हैं कि प्रीति अपने काम में बहुत अच्छी है, लेकिन चंदर से मिलने से पहले वो एक ट्रैवलर थी। उसे घूमना पसंद था, लिखना पसंद था, लेकिन जब से वो चंदर के साथ शिफ्ट हुई है, मानो उसके सपने बदल से गए हों। कहानी में एक और किरदार है जिसका नाम राहिल है। उसके बारे में ख़ास बात यह है कि वो पेशे से एक लेखक है और मुसाफिर कैफ़े में काफ़ी दिनों तक रहता है। राहिल यो तो चंदर का भी दोस्त है, लेकिन उसकी दोस्ती प्रीति के साथ ज़्यादा गहरी है। प्रीति से बात करते हुए उसे ये समझ में आता है कि चंदर किसी और से भी अतीत में प्यार करता था। वो इस बात को लेकर परेशान है कि प्रीति को ये बातें परेशान क्यों नहीं करती। वो उसे एक तोहफा देता है। जैसे ही प्रीति उस तोहफे को खोलती है तो उसमें उसे आईना दिखाई देता है। इस तोहफे से वो उसे ये एहसास दिलाना चाहता है कि किसी भी रिश्ते में अपने आप को भूल जाना बिल्कुल सही बात नहीं। इसीलिए कहानी के हर हिस्से में वो प्रीति से जब भी मिलता है वो उसे प्रेरित करता है कि चंदर से प्यार करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उसे अपने आप को कतई भूलना नहीं चाहिए। हम एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं। हम देखते हैं कि चंदर कैफे में किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ है, क्योंकि पिछली बार सुधा ने उसे शादी से इनकार कर दिया था और कहा था कि उन दोनों की दोस्ती हो सकती है मगर शादी नहीं। जैसे ही चंदर उस लड़की से बात कर रहा होता है, हम देखते हैं कि सुधा पीछे से आती है और उनकी बातचीत को बीच में ही काट देती है। वो उसे कुछ ऐसा कहती है कि लड़की वहां से भागने पर मजबूर हो जाती है। चंदर और सुधा एक दूसरे के धीरे धीरे बहुत ही अच्छे दोस्त बनने लग जाते हैं। दोनों को ही जिंदगी से कुछ और चाहिए, लेकिन प्यार कुछ ऐसा सही होता है ना, चाहते हुए भी आप एक दूसरे से दूर कहाँ रह पाते हैं। चंदर और सुधा का हाल कुछ ऐसा ही है। वो ये बात अच्छे से समझते हैं कि एक दूसरे के साथ रहने के बाद उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोकते नहीं, उसी बहाव के साथ बहते चले जाते हैं। दोनों की मुलाकातें बढ़ती चली जाती हैं। एक रोज सुधा चंदन के इतने पास आती है कि शायद वो उसे चूमने ही वाली होती है कि अपने आप को रोक लेती है।
दोनों किसी तरह से अपने आप को संभालते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात सुधा चंदर को कॉल करती है और उसे अपने घर बुलाती है। चंदर हैरान तो है, लेकिन बिना किसी सवाल के वो उसके पास चला जाता है। वो क्या देखता है कि सुधा के बैग पैक्ड है और वो घर के बाहर पड़े हैं। हैरानी के मारे वो उसे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। सुधा अपनी रूममेट गार्गी का नाम लेती है और कहती है कि उसका उससे झगड़ा हो गया है, इसलिए अब वो चंदर के साथ रहना चाहती है। चंदर ये बात सुनकर घबरा तो जाता है, लेकिन सुधा की नादानी और उसकी परेशानी देखकर वो उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। अब हमारे चंदर बाबू हैं तो दिल्ली से, लेकिन उनका एक घर भोपाल में भी है। सुधा की उम्मीद के विपरीत वो घर काफी सजा धजा और मैनेज था। ये देखकर सुधा हैरान तो होती है, लेकिन साथ ही साथ खुश भी होती है। सुधा और चंदर दोनों ही एक दूसरे के आदी से होने लगे हैं। वो उसके लिए चाय बनाता है, खाना बनाता है, उसका किसी माँ की तरह ख्याल रखता है। सुधा अब वहां से जा नहीं पाती। चंदर को किसी काम से शहर से बाहर जाना है। सुधा किसी बहाने से उससे पूछती है कि गार्गी से उसकी बातचीत अभी तक हुई नहीं है और वो दूसरा घर भी नहीं ढूंढ पा रही, इसलिए क्या वो वहां रह सकती है। चंदर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो हाँ कह देता है। चंदर का मन अपने काम पर नहीं लग रहा, तो वहीं सुधा भी उसी के ख्यालों में खोई हुई है। घर में घूमते घूमते उसे उसकी डायरी मिलती है। वो डायरी खोलती है तो क्या देखती है, उसे वहां एक स्केच मिलता है जो एक कैफे का है। एक कैफे जिसका अभी तक कोई नाम नहीं है। सुधा उसे नाम देती है, मुसाफिर कैफे। उस रात उसके ख्यालों में वो सो जाती है, लेकिन सुबह जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती है, वो देखती है कि चंदर वक्त से पहले घर वापस आ गया है। चंदर जैसे ही घर आता है, सुधा इस बार अपने आप को रोकती नहीं। दोनों ही प्यार में गहरे डूबते चले जाते हैं। चंदर को सुधा का ऑफर लेटर दिखता है जो उसे उसके बॉस से मिला है। उसे मुंबई में एक पोजीशन मिल गई है। वो सब जानते हुए भी सुधा से इस बारे में बात नहीं करता। वो चाहता है कि सुधा उसे खुद बताए। प्यार के साथ साथ दोनों की दोस्ती भी गहरी हो रही है। चंदर अब उसे अपने पुराने हार्ट ब्रेक के बारे में बताता है। वहीं सुधा उसे बताती है कि किस तरह से अपने पिता को खोने के बाद उसने अपनी माँ की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। वो एक बहुत बड़ी लॉयर बनना चाहती है, अपनी खुद की लॉ फर्म खोलना चाहती है मुंबई में, ताकि वो अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रख सके। जब चंदर उससे शादी के बारे में उसके विचार पूछता है तो सुधा बहुत क्लियर है। वो शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि शादी के बाद जिम्मेदारियां थोड़ी सी बदल जाती हैं। एक लड़की के लिए शादी के साथ अपना करियर संभालना और अपनी माँ को संभालना, ये सब बहुत मुश्किल बातें हैं। इसीलिए वो उसे साफ साफ इनकार कर देती है। बातों ही बातों में सुधा मुसाफिर कैफे की बात छेड़ती है और वो चंदर को कहती है कि उसे अपने सपनों के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि जिस जॉब में वो है वो उसका भविष्य कभी नहीं हो सकती। वर्तमान में प्रीति चंदर के साथ बहुत खुश है। वो दोबारा से अपने ब्लॉग लिखने लगी है, जिसकी बदौलत उनके कैफे का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड होता है। इस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर चंदर से पूछते हैं कि आखिर उसने इस कैफे का नाम मुसाफिर कैफे क्यों रखा, जिस पर चंदर कहता है कि उसे ये नाम किसी से तोहफे में मिला है। राहिल का भरोसा अब पक्का हो जाता है कि चंदर आज भी अपने पिछले प्यार को भूला नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रीति ये बात समझती नहीं, लेकिन वो ये चाहती है कि वो सुधा को किसी हाल में रिप्लेस नहीं करना चाहती, क्योंकि उन दोनों की जिंदगी आज जैसी भी है वो वैसी कभी ना होती अगर चंदर और सुधा एक दूसरे से मिले ना होते। राहिल फिर भी उसे एक ही बात कहता है कि ये सब बातें सोचने में अच्छी लग सकती हैं, लेकिन जिस रोज सुधा वापस आएगी, ना चाहते हुए भी प्रीति का दिल टूट जाएगा। कहानी वापस से फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि चंदर का ऑफिस उसे प्रमोशन देता है। वो उसे कहते हैं कि उसका घर दिल्ली में है, इसलिए वो उसे दिल्ली ब्रांच में ट्रांसफर कर रहे हैं। साथ ही उसे वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन भी देंगे। चंदर सुधा से प्यार करने लगा है, इसलिए वो इस पोजीशन के लिए मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सुधा भी अपने बॉस को एक ईमेल करती है कि वो थोड़े दिनों के लिए इस प्रमोशन को स्थगित करना चाहती है। दोनों की जिंदगी आम सी रफ्तार से चलने लगती है। वहीं एक रोज चंदर को अपनी माँ का मैसेज आता है।
उसकी माँ उसे मैसेज करती है कि वो सुबह तक भोपाल वाले घर में पहुंच जाएगी। क्योंकि ये मैसेज रात को आया था तो चंदर ये देख नहीं पाता। उसकी माँ जैसे ही घर पर पहुंचती है वो सुधा और चंदर को एक साथ देख लेती है। उसकी माँ सब देखते ही समझ जाती है, लेकिन फिर भी चंदर अपनी माँ से झूठ बोलता है। सुधा अपना बैग उठाकर गार्गी के पास चली जाती है और वो चंदर को इस बात के लिए मना लेती है कि अपनी माँ का दिल रखने के लिए उसे दूसरी लड़कियों से मिल लेना चाहिए। चंदर कई दिनों तक दूसरी लड़कियों से मिलता रहता है, लेकिन उसी दौरान उसकी माँ को चंदर और सुधा की मालदीव्स की फ्लाइट टिकट्स मिल जाती हैं। उसके लिए अब झूठ बोलना नामुमकिन सा हो जाता है। वो अपनी माँ को समझाता है कि सुधा के सपने बिल्कुल अलग हैं। वो जॉब करना चाहती है और अपनी माँ का ख्याल रखना चाहती है, साथ ही उसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। उसकी माँ उसे समझाती है कि वो खुले विचारों वाले लोग हैं। वो समझते हैं कि एक लड़की का काम करना और अपनी माँ का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। इसीलिए वो चंदर से कहती हैं कि अगर वो खुद सुधा के साथ मुंबई में रहना चाहे तो उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं। सुधा बार बार अब चंदर से ये कहने लगती है कि उसे अपने सपने पर काम करना चाहिए। इसी के चलते दोनों ही मसूरी की टिकट बुक कराते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। मसूरी में उन लोगों की मुलाकात मार्क से होती है जो एक होमस्टे चलाता है। वो वहां पर बिना शादी के अपनी पार्टनर नीलिमा के साथ रहता है। दोनों का ही ये मानना है कि प्यार के लिए शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। धीरे धीरे चंदर और सुधा की दोस्ती मार्क और नीलिमा से हो जाती है। वो उन्हें बताते हैं कि किस तरह से चंदर अपने कैफे के लिए एक जगह देख रहा है। यही कहानी में एक रोमांचक मोड़ आता है। सुधा मुंबई वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो इस बारे में चंदर को नहीं बताती। कहानी अब वर्तमान पर शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि सुधा एक बहुत बड़ी वकील बन चुकी है। मुंबई में उसकी खुद की लॉ फर्म है और इसके साथ साथ वो सिंगापुर में अपने पार्टनर विनीत के साथ एक नया ऑफिस खोलने वाली है। इन सब बातों के बीच उसे उसकी और चंदर की मसूरी की एक फोटो मिलती है और वो दोबारा अतीत की यादों में खो जाती है। वहीं हमें पता चलता है कि मार्क की पार्टनर नीलिमा की मौत हो चुकी है। मार्क अब ये डिसाइड करता है कि वो वापस कैलिफोर्निया चला जाएगा और अपनी बाकी की जिंदगी अपने बच्चों और परिवार के साथ बिताएगा। जाने से पहले मार्क चंदर से बात करता है। वो उसे समझाता है कि किस तरह से प्रीति एक बहुत ही अच्छी लड़की है। साथ ही उसे वो नीलिमा की एक अंगूठी देता है और उसे कहता है कि उसे प्रीति को शादी के लिए पूछ लेना चाहिए। मार्क उसे कहता है कि उसे अब सुधा को भूलना होगा, लेकिन उसे भूलने के लिए एक बार पहले उससे मिलना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो पूरी तरह से प्रीति को कभी अपना नहीं पाएगा। इसी के साथ हम दोबारा से अतीत की यादों में चले जाते हैं। चंदर और सुधा मसूरी से वापस आ चुके हैं। दोनों ही वहां खामोश बैठे हैं। चंदर अब जानता है कि सुधा ने मुंबई वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। वो नहीं जानता कि उसे कैसे रिएक्ट करना है। सुधा जैसे ही उससे बात करने की कोशिश करती है, चंदर उसे बताता है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। सुधा खुशी से फूली नहीं समाती। वो उसे कहती है कि अब मुसाफिर कैफे का सपना सपना नहीं रहेगा, लेकिन चंदर उसे बीच में रोकते हुए कहता है कि नहीं, उसने जॉब कैफे खोलने के लिए नहीं छोड़ी, बल्कि वो सुधा के साथ मुंबई शिफ्ट होने वाला है। चंदर को लगा था कि उसकी ये बात सुनकर सुधा बहुत खुश होगी, लेकिन सुधा उस पर चिल्लाने लगती है। वो उसे कहती है कि मुंबई जाना उसका सपना है और वो अपनी माँ का ख्याल रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि चंदर इस तरह से अपनी खुशियों को कुर्बान करे। वो दोनों झगड़ने लगते हैं और ये झगड़ा धीरे धीरे बुरा और बुरा होने लगता है। अचानक से सुधा जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, वो देखती है कि उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है। जैसे ही वो ये बात चंदर को बताती है, चंदर खुश हो जाता है और कहता है कि उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनते ही सुधा का खून खौलने लगता है। वो अब बुरी तरह से उस पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि शादी कभी उसके प्लान में था ही नहीं और ये बात जानने के बाद वो ऐसा पूछ भी कैसे सकता है। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि सुधा क्या चाहती है। वो बस उससे शादी करना चाहता था, ये जानने के बाद भी कि शादी कभी उसके प्लान का हिस्सा नहीं थी। वो अब चंदर से कुछ कहे बिना ही वहां से चली जाती है। अगली रोज जब वो वापस आती है तो चंदर से कहती है कि वो एक फॉल्स अलार्म था, यानी कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं थी।
सुधा अपना मन बना चुकी है। वो अपना सामान पैक करती है और वहां से जाने लगती है। चंदर रोता है, गिड़गिड़ाता है, उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन सुधा उसे कहती है कि मुंबई हमेशा से उसका सपना था, एक लॉ फर्म खोलना, अपनी माँ का ख्याल रखना, और वो किसी हाल पर इस सपने को छोड़ेगी नहीं। वो उसे कहती है कि वो चाहती है कि वो मुसाफिर कैफे खोले और एक रोज वो उसके कैफे में चाय पीने जरूर आएगी। कहानी अब प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होती है। दरवाजे पर एक दस्तक होती है। प्रीति का दिल जोरों से धड़क रहा है। ना जाने क्यों उसे पता है कि और कोई नहीं बल्कि सुधा है। वो जैसे ही मुड़कर देखती है, सुधा कैफे के गेट पर खड़ी है। वो बड़ी खुशी के साथ दरवाजे पर लगे उस स्केच को देख रही है जिस पर उसने मुसाफिर कैफे को नाम दिया था। वो अंदर आती है और उस किताब को देखती है जो उसने खुद चंदर को दी थी। किताब को खोलती है और अपने लिखे हुए टेक्स्ट को देखती है। ये देखते हुए प्रीति की आंखें भर आती हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर उसके पास जाती है, उसे बिठाती है, उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और उससे बात करने लगती है। सुधा उसे इस बात पर भरोसा दिलाती है कि वो चंदर और उसके बीच में आने नहीं आई है, लेकिन एक बार हिंदुस्तान छोड़ने से पहले वो उससे मिलना ज़रूर चाहती थी। वो उसे कहती है कि वो पहले भी 3 बार यहाँ की टिकट्स बुक करा चुकी है, लेकिन हर बार वो टिकट्स कैंसिल कर देती थी और यहाँ नहीं आ पाती थी। 8 साल बहुत लंबा समय होता है ना? लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो अधूरा रह गया था और सुधा चाहती थी कि वो आकर एक बार उससे बात करे। प्रीति उसकी भावनाओं का सम्मान करती है। वो उसे कहती है कि चंदर उसे कभी भूला ही नहीं। वो सुधा से नफरत नहीं करती। वो समझती है कि अगर सुधा है तो चंदर है, और अगर चंदर है तो ये मुसाफिर कैफे है। सुधा अब थोड़ा सा असहज महसूस करने लगती है, इसलिए वो वहां से जाने की बात कहती है, लेकिन प्रीति उसे रोक लेती है। वो उसे कहती है कि उसे एक बार चंदर से मिल लेना चाहिए। चंदर आज वहां पर नहीं है, लेकिन वो कल सुबह वापस आने वाला है। इसीलिए सुधा उसे होमस्टे लेकर जाती है और वहीं पर ठहराती है जहां 8 साल पहले चंदर और सुधा ठहरे थे। अब बारी आती है कहानी के सबसे खूबसूरत हिस्से की, जिसे देखकर शायद सबकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्रीति जैसे ही अपने कमरे में वापस आती है, वो चंदर की स्वेटर अलमारी से निकालती है। उस वक्त उसके चेहरे पर जो भाव थे, भरोसा मानिए किसी के भी दिल को चूर चूर कर सकते हैं, क्योंकि आसान नहीं होता उस इंसान की प्रेमिका से मिलना जिसे आप इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी प्रीति अपने आप को संभालती है। अगली रोज जैसे ही सुबह होती है, सुधा की नींद चंदर की आवाज से खुलती है। वो देखती है चंदर खिड़की के बाहर किसी से बात कर रहा है। सुधा चंदर को देखकर भागती है और तैयार होने लगती है। वो कई बार कपड़े बदलती है और अपने आप को बार बार आईने में देखती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये सब करने की अब ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो खिड़की के पास जाती है और चंदर को देखती रहती है। अचानक से चंदर की नज़र खिड़की पर जाती है और वो सुधा को देखता है। मानो जम सा जाता है। दोनों की आंखें मिलती हैं। सुधा हाथ से इशारा करके उसे हेलो कहती है। चंदर सुधा के पास नहीं आता, भागते हुए प्रीति के पास जाता है। वो प्रीति से बात करता है कि आखिर उसे सुधा को वहां रुकवाने की क्या जरूरत थी। वो यहाँ की मालकिन है, वो चाहती तो उसे वहीं से वापस लौटा सकती थी। प्रीति की आंखें सूजी हुई हैं, मानो वो सारी रात ना सोई हो। लेकिन वो चंदर से कहती है कि वो जानती थी कि सुधा एक रोज तो वापस आएगी और वो इस ख्याल के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। इसीलिए वो चंदर से कहती है कि वही तो कहता था ना कि 7 साल बाद बॉडी के सारे सेल्स बदल जाते हैं। तो सुधा और चंदर को मिले हुए तो 8 साल हो गए हैं। वो चाहती है कि चंदर एक बार सुधा से मिले और ये जो कुछ भी है वो दोनों इस बारे में बात करें। चंदर प्रीति की इजाज़त लेने के बाद सुधा से मिलने जाता है। दोनों एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते हैं
और जैसे कि चंदर ने वादा किया था, वो सुधा के लिए चाय लेकर आता है। चाय पीने के बाद वो दोनों हर उस जगह पर जाते हैं जहां वो 8 साल पहले गए थे। दोनों के बीच में बातचीत होती है और चंदर सुधा को छोड़ने के लिए होमस्टे वापस आता है। वो जानता है कि सुधा अगले रोज वापस जाने वाली है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और मानो सब दोबारा से बदलने लगता है। सुधा उसे कहती है कि उन्हें कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, जिंदगी वैसे ही चल सकती है जैसे वो चलती आ रही है। चंदर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो उसे कहता है कि तुम दोबारा भाग रही हो ना, और ऐसा कैसे है कि हर बार तुम ही चुनती हो, तुम ही तय करती हो कि हम दोनों को क्या करना चाहिए। सच कहूं तो मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मुझे लगा कि वो प्रीति को छोड़कर सुधा को चुनने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति को चंदर की जेब में माँ की दी हुई अंगूठी मिल जाती है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर ये लगता है कि उसने ये समझा है कि चंदर उसे शादी के लिए पूछने वाला है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो वैसा होता है ना कि आप बहुत टाइम तक किराए के मकान में रहे हो और अचानक से नेम प्लेट पे आपका खुद का नाम लिखा हो। मुझे लगता है कि प्रीति को उस वक्त कुछ वैसा ही लगा होगा। दरवाजे पर एक दस्तक होती है। एक आदमी अंदर आता है। प्रीति उससे पूछती है कि क्या होमस्टे में उसकी रिजर्वेशन है। वो आदमी अपना नाम विनीत बताता है और कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सुधा यहाँ पर रुकी हुई है। अब दुख की बात यह है कि यह कहानी यही खत्म हो जाती है, यानी कि इस कहानी का दूसरा भाग आने वाला है। तो ये कहानी सवाल छोड़कर जाती है। चंदर का हाथ सुधा के गालों पर है और वो दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं। तो क्या होने वाला है अगले भाग में? क्या चंदर और सुधा एक दूसरे को चुनेंगे या फिर चंदर प्रीति का दिल रखने के लिए उसके साथ रहेगा? अब क्योंकि कहानी में विनीत भी आ गया है तो क्या विनीत और प्रीति सुधा और चंदर को एक साथ देख लेंगे? आई डोंट नो, डिपेंड्स राइटर की इमेजिनेशन क्या है। बट हाँ, इस कहानी के दूसरे भाग का इंतजार मुझे तो जरूर रहेगा। अगर हम इस वेब सीरीज के रिव्यू की बात करें, म्यूजिक इज अमेजिंग। जिस जगह पर रेखा भारद्वाज की आवाज आती है, ओ माय गॉड, लाइक प्रीति के लिए इन लोगों ने हर जगह रेखा भारद्वाज की आवाज का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से प्रीति का किरदार आई थिंक आपके दिल के करीब पहुंच जाता है। विक्रांत मैसी हमेशा से मेरे फेवरेट एक्टर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल दुख रहा है ये बोलते वक्त कि इस वेब सीरीज में उन्होंने मुझे काफ़ी जगह पे डिसअपॉइंट किया। बहुत से ऐसे सीन हैं जब चंदर और सुधा एक दूसरे के साथ होते हैं और चंदर की स्माइल, आई मीन द गिगल्स, वो बहुत फेक लगते हैं। जैसे कि एक सीन है जब चंदर की माँ अचानक से उनके घर पर आ जाती है और सुधा बाहर उसका इंतज़ार कर रही है। जैसे ही चंदर बैग्स लेकर वापस जाता है, उस वक्त जो उनका कॉन्वर्जेशन है ना, ये बहुत ही फेक लगता है। आई मीन दैट्स माई ऑब्जर्वेशन। बाकी लोगों की राय थोड़ी अलग हो सकती है। वहीं मैं ये कहना चाहूँगी कि विक्रांत मैसी के जो सैड वाले सीन्स हैं उनमें वो बहुत रियल लगते हैं। बट अगर आप ये देखोगे कि जो फनी वाले मोमेंट्स हैं, आई थिंक उन्होंने मेस कर दिया है उसको पूरा। लाइक ओ विक्रांत मैसी मेस्ड अप, सॉरी, बैड जोक्स, ओके। बट सुधा का कैरेक्टर, आई थिंक शी जस्टिफाइज इट, बट क्योंकि उनके रोल को इस तरह से लिखा गया है तो यू विल टेंड टू हेट हर एट सम पॉइंट्स। मतलब चंदर और सुधा दोनों के ही किरदार से आपको नफरत हो जाएगी। लाइक जितने भी लोगों से मेरी बात हुई ना, जिन्होंने इस वेब सीरीज को देखा है, दे रियली डोंट लाइक बोथ ऑफ देम। बट ओ माई गॉड, द काइंड ऑफ वर्क महिमा हैज़ डन एज प्रीति, आपको प्यार होने वाला है उस लड़की से। मुझे बार बार ऐसी रील्स आ रही हैं जिसमें एवरीबडी स्पीकिंग हाई ऑफ महिमा, जो कि पूरी तरह से जस्टिफाइड है। महिमा हैज़ डन अमेजिंग वर्क एज प्रीति, और पता नहीं क्यों बट मैं कहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि उनसे अच्छा इस रोल को कोई कर सकता है। एक दो हिस्से हैं इस कहानी के जिसमें महिमा को आप रोता हुआ देखते हैं।
रोता हुआ देखना इज़ वन थिंग, लाइक जिस सीन में वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाता है उनका जब वो सुधा से मिलकर आती हैं। बट एक और सीन है जहाँ पर राहिल और प्रीति एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं एक ट्रैक के दौरान। उस वक्त महिमा के फेस पे जो एक्सप्रेशंस है ना, ओ माय गॉड, आपको ये लगेगा कि ये सब सच में हो रहा है उनके साथ। सो बिंगो, बहुत ही अच्छा काम किया है। और हम राहिल को कैसे भूल सकते हैं। राहिल के पास ना स्क्रीन पे करने को ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि वो हार्डली पूरी वेब सीरीज़ में उनके पास 5 मिनट है, बट दिस गाय हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब। मुझे लगता है कि अगर हमने इस कहानी को पूरा सूधा सूधा और चंदर चंदर ना बनाया होता तो राहिल के पास और थोड़ा सा ज़्यादा कुछ करने को होता। आई थिंक दिस गाय वॉज ब्रिलियंट। मतलब उन्होंने पूरे शो की जो वाइब थी उसको बहुत अच्छे से पकड़ लिया था। मुझे लगता है कि अगर मैं मैसेज की बात कहूँ तो वो एक ही होगा कि इस पूरी वेब सीरीज़ में ना जो एक बात लगती है वो ये है कि अगर आप किसी से सच में प्यार करते हैं और आपको लगता है कि आप उस इंसान को भूल नहीं पा रहे या मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है कि किसी और इंसान को इस्तेमाल करना बस इसलिए क्योंकि आपको थेरेपी की ज़रूरत है, नॉट जस्टिफिएबल। प्रीति के कैरेक्टर पे पूरी वेब सीरीज़ में बहुत तरस आ रहा होता है, बट मुझे ये लगता है कि ऐसा रियल लाइफ में भी तो होता है ना, नॉट जजिंग बट देन बहुत सारे लोगों के साथ होता है जहाँ पे आप पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पाए होते हैं और आप किसी और को चुन लेते हैं। कोई भी अगर ये वीडियो सुन रहा है ना और आखिर तक पहुँच गया है, प्लीज़ डोंट डू दैट। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे लोग जो हमारे चैनल के लिए लॉयल हैं और अभी तक जो सब्सक्राइबर्स हैं। हमारा एक दूसरा चैनल भी है राही सरीन के नाम से, जहाँ पर हम अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरीज बताते हैं। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों के हमें मैसेजेस आए 3 साल तक कि हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोगों ने अभी तक कोई वीडियोस पोस्ट क्यों नहीं करी। आपको सारे सवालों के जवाब हमारे दूसरे चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच and thanks for watching. Bye bye.